हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो आज जो टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो प्राचीन भारत का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा काल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये प्राचीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो चल रहा है, प्राचीन भारत की श्रृंखला चल रही है पीटी पर्पज से, और उसी श्रृंखला में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और तीसरे टॉपिक के रूप में हम देखते हैं हड़प्पा काल, जिसको ये है हड़प्पा काल। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको देखना है। आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप भी लगा हुआ है। अब मैप को देखेंगे, साथ साथ उसका हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके काल पर आते हैं कि इसका काल कहां से कहां तक है। तो विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग काल का निर्धारण किया है, लेकिन जो सबसे मोस्ट और सुटेबल जो काल माना जाता है, जो मैच्योर्ड फेड हम कह सकते हैं जो काल है इसका, वो सबसे है 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल है। एक सर्वमान्य काल, हमने कहा विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग इसका काल बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य काल जिस पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं वो इसका यही काल है। ठीक है, अब देखिए कि दूसरी बात है इसमें टॉपिक को आगे बढ़ाने में कि इस हड़प्पा काल को कई नामों से जाना जाता है। एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण नाम है। अब इतिहासकारों के सामने ये समस्या हुई कि इसका सबसे सुटेबल नाम क्या होगा। चूंकि अब देखिए कि सबसे ये देखा गया कि जो हड़प्पा काल की जो प्रारंभिक स्थलें थी, वो प्रारंभिक स्थलें ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिली। ये सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सिंधु घाटी का, ये इंडस, ये देखिए इंडस रिवर है ये। तो प्रारंभिक जो स्थल है, अधिकांश स्थल इसके सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया गया। ये प्रारंभिक बात है। जब अधिकांश स्थल आप देख रहे हैं कि इसके जहां पे इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो इस सभ्यता के जहां प्रमाण मिले प्रारंभ में, जो सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले थे, ये सब सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये सब सिंधु घाटी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसलिए इस जो प्रमाण मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया गया। दूसरा इसमें आता है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या है कि इस काल में एक नवीन धातु हमें देखने को मिला। जैसे जैसे समय का विकास हुआ, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताओं के अनुरूप औजार के अर्थात उपकरण के प्रकृति में भी बदलाव हमें देखने को मिला। तो समय आगे बढ़ा, लोगों की समस्याएं आगे बढ़ी। अब जो कि जनसंख्या का विकास हो रहा है, अब लोगों को अधिक अनाज की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय जंगल को काट करके उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए कृषि कार्य करने के लिए और साथ ही साथ कृषि कार्य के लिए जो उपकरण चाहिए, जैसे जंगल की कटाई भी करना है, कृषि कार्य के लिए हल का भी जरूरी है। तो हमने कहा कि कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस समय लोगों को अपेक्षाकृत कठोर धातु की आवश्यकता थी। क्योंकि इसके पहले हमने कहा कि सबसे पहले धातु के रूप में हमें तांबा मिला, तो इसलिए पहले वाले काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। अब जैसे जैसे समय बढ़ा, कठोर धातु की आवश्यकता के अनुरूप इस समय के लोगों ने देखा कि अब एक कठोर धातु चाहिए। तो चूंकि तांबा उनको यहीं पे उपलब्ध था भारत में, हमने देखा कि गणेश्वर से, ठीक है, और अन्य जो राजस्थान के अन्य क्षेत्र से तांबे का आयात हो रहा था हड़प्पा के क्षेत्र में। तो तांबा तो उनको यहां से उपलब्ध था
और टीन का यहाँ के लोगों ने आयात कर लिया ईरान से और अफगानिस्तान से। तो टीन का वहां से आयात कर लिया और अब तांबे में देखा गया कि दोनों को गला दिया गया और तांबे और टीन को देखा उस समय के लोगों ने कि अगर हम देखते हैं कि तांबे और टीन को गलाने से क्या होता है, तो गलाने के बाद देखा गया कि एक कठोर धातु उनको मिला, अपेक्षाकृत कठोर धातु। यद्यपि कि कांसा भी बहुत कठोर नहीं होता है, लेकिन तांबे से अधिक कठोर धातु मिला और इसलिए इस समय एक नवीन धातु मिल जाता है और उस धातु के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण कांस्य युग सभ्यता कर दिया गया। जब ये देखा गया कि बाद के समय में ये देखा गया कि जो स्थल ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले थे उससे अधिक स्थल अन्य क्षेत्रों में हमें देखने को मिल गए। अब उससे अधिक स्थल जब अन्य क्षेत्रों में देखने को मिले तो अब इतिहासकारों ने कहा कि अब समस्या आ जाती है कि अब इसका नामकरण उपयुक्त क्या होगा, क्या उचित नामकरण होगा। तो इतिहास में एक परंपरा रखी गई, एक परंपरा बना दिया गया शुरू से कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई होगी उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण करना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो इसीलिए इतिहासकार, चूंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, ठीक है, सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसको हम हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। और इतिहासकारों ने यह कहा कि इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम होगा वह क्या होगा, हड़प्पा काल होगा, हड़प्पा की सभ्यता होगी। अब अगर पीटी में परीक्षा में प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, 4 नाम अगर आपके सामने रहेगा तो आपको टिक करना है हड़प्पा की सभ्यता, और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, उचित कॉन्सेप्ट होगा, इसको हमने बता दिया। अब ये एक तो नाम पे चर्चा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नाम हो गया। अब इस काल में हम देखते हैं कि किस प्रजाति के लोग रहते थे। हड़प्पा काल में जो वहां की जनसंख्या थी, जनता थी, वो किस प्रजाति के लोग थे। तो प्रजाति में हम देखते हैं कि सबसे अधिक भूमध्य सागरीय थे, मेडिटेरियन, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो थी भूमध्य सागरीय थी। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है वो अल्पाइन है, मंगोलाइड है, ठीक है। तो सबसे अधिक भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है, मंगोलाइड है, इस प्रकार की प्रजाति के लोग भी यहां पर रहते थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये भूमध्य सागरीय लोग वर्तमान में कहां पर हैं। तो भूमध्य सागरीय लोग कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो लोग पाए जाते हैं, अधिकांश जनसंख्या जो है वो भूमध्य सागरीय है, ठीक, अधिकांश जनसंख्या भूमध्य सागरीय है। उसी तरीके से जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं वो आप देखेंगे कि सिक्किम में, असम में और भारत तिब्बत सीमा पर जो लोग रहते हैं वो लोग एक प्रकार से मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मध्य भारत में अल्पाइन प्रजाति के लोग निवास करते थे। तो यह कहने का मतलब यह है कि इस काल में कई प्रजाति के लोग निवास करते थे। ये एक बात हुई। नाम के बाद हमने चर्चा किया प्रजाति की कि किस प्रजाति के लोग इस काल में निवास करते थे। अब देखिए हड़प्पा काल के उद्भव से संबंधित मत, तो हड़प्पा काल के उद्भव को लेकर के 2 प्रकार के मत, 2 विचारधाराएं हैं। एक हम कहते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत, और दूसरा है देशी उत्पत्ति का मत। 2 मत है।
हड़प्पा काल के उद्भव के संबंध में दो मत हैं। एक हमने कहा विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा है देशी उत्पत्ति का मतलब स्वदेशी। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका विकास, ठीक है, बाहरी सभ्यता से हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह यहीं की देशी संस्कृति से हुआ है, ये बाहरी सभ्यता का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे एक विदेशी उत्पत्ति के मत में मार्शल है, मैके है, गार्डन चाइल्ड है, इन सबों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि जो विद्वान हमने बताया, इन विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता का विकास के लिए विदेशी मत को उन्होंने माना, कहा कि विदेशी अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता तो दोनों सभ्यता में बहुत कुछ साम्यता हमें देखने को मिलती। लेकिन अगर दोनों सभ्यता का हम अगर अवलोकन करते हैं, विभिन्न चीजों का, विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन करते हैं, तो उसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ। जैसे आलोचकों का कहना है कि दोनों की लिपि में भिन्नता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है और मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर है। तो पहली बात तो ये कि दोनों में लिपि में भिन्नता है, साथ ही साथ दोनों के नगरीकरण में भिन्नता है। जिस प्रकार के आवासीय साक्ष्य हड़प्पा में मिले हैं उसी प्रकार के आवासीय साक्ष्य वहां पर नहीं मिले। तो अगर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ तो साम्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों के हम कह सकते हैं नगरीकरण के साथ साथ मृदभांड में भी भिन्नता है। तो दोनों की लिपि में, दोनों की नगरीकरण में, दोनों की मृदभांड में, जैसे देखिए अब मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों में मंदिरों के अवशेष मिले, जबकि हम कहते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। अगर मेसोपोटामिया का ही विकास होता तो जो चीज मेसोपोटामिया में उपलब्ध था वो हड़प्पा में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इस कारण से हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशी सभ्यता से नहीं हुआ है, बल्कि इसका विकास देशी सभ्यता से ही हुआ होगा। अब देखिए दूसरी बात है, अब दूसरा मत है देशी उत्पत्ति का मत। अलचिन दंपत्ति, अमलानंद घोष, इस मत के ये दो विशेष रूप से इस मत के समर्थक हैं। अब अमलानंद घोष और अलचिन दंपत्ति कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ है वो और कहीं नहीं, ठीक है ना, वो और कहीं नहीं बल्कि ये भारतीय सभ्यता से ही हुआ है। ठीक है, भारत के जो प्राचीन सभ्यता थी वहीं से हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुल्ली और नाल हड़प्पा से पहले इस सभ्यता का विकास हो चुका था, तो कुल्ली और नाल संस्कृति का विकसित रूप हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा की सभ्यता है। तो इन्होंने ये कह दिया। दूसरी बात कि अमलानंद घोष का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास, ठीक है ना, राजस्थान में एक सभ्यता हुआ करता था इसके पहले, सोथी सभ्यता, सोथी संस्कृति जिसको कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के सोथी संस्कृति से हुआ है जो राजस्थान में था, और उन्होंने इसके लिए प्रमाण दिया है। प्रमाण यह दिया है कि सोथी संस्कृति के मृदभांड और हड़प्पा में जो मृदभांड मिले हैं उन दोनों मृदभांड में साम्यता है। जबकि आपने देखा कि जो यहां पर हमने बात किया था मेसोपोटामिया की सभ्यता विदेशी मत में, कि तमाम चीजों में असमानताएं थी, समानता नहीं थी। और जब समानता है ही नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन अमलानंद घोष ने कहा है कि नहीं, ये सोथी संस्कृति में जो मृदभांड मिले और हड़प्पा में जो मृदभांड मिले
दोनों में साम्यता है और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशी सभ्यता से नहीं बल्कि देशी सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता का, देशी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। तो ये तो आपने देखा उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। अब इसमें आपने देख लिया कि अभी तक हमने काल पर, नाम पर और प्रजाति उद्भव से संबंधित विशेष मत पर कि इसको ऐसे लेकर के चलेंगे। अब इसके आगे चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां से प्रतिवर्ष जो पीटी के एग्जाम होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए हमें इसके एक एक पहलुओं को ठीक से समझना होगा, तब जाकर के इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। तो आज इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम इसके आगे की बात को शुरू करेंगे। थैंक यू।